नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम की यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास से हम एक नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, जनरल इंग्लिश फॉर पटवार। आप सबको पता है कि राजस्थान में पटवारी का एग्जाम होने जा रहा है 10 तारीख से। 10 तारीख को है, 17 को है और 24 जनवरी को है। 3 दिनों में 6 पारियां होगी और इसमें पटवारी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो पटवारी के सिलेबस में अंग्रेजी का पोर्शन भी है, इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें से अंग्रेजी के सवाल आएंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि एग्जाम तक मैं आपको अंग्रेजी में मैक्सिमम मार्क्स कैसे दिलवा सकूं, अंग्रेजी में किस प्रकार से आप अच्छे मार्क्स जो भी आपका सिलेबस में पोर्शन है उसके हिसाब से प्राप्त किया जा सके, ऐसा प्रयास हम मिलकर करेंगे। आयाम आपका ये सहयोग करने जा रहा है कि अंग्रेजी में पटवारी के एग्जाम में जो भी अंग्रेजी के सवाल आएंगे उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंग्लिश को एक तरह से फोबिया बनाया गया। ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, वो अंग्रेजी को एक फोबिया मानकर चलते हैं कि ये तो हमसे नहीं होना। जैसे होता है ना, हर व्यक्ति के लाइफ में कोई फोबिया होता है, तो विद्यार्थी जीवन में भी कुछ सब्जेक्ट को लेकर के एक डर बनाया हुआ होता है, फोबिया होता है कि मुझे इससे चिढ़ है, ये मुझे नहीं आएगा। तो कई लड़कों के, कई लड़कियों के अंग्रेजी से फोबिया है, कईयों के गणित से फोबिया है, किसी को विज्ञान अच्छी नहीं लगती, तो सबका एक अलग अलग है। तो कई विद्यार्थी सोचते हैं कि अंग्रेजी वाले पोर्शन से तो वैसे भी कुछ नहीं आता और एग्जाम में अगर माइनस मार्किंग वाला पेपर तो करके नहीं आएंगे, और अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो गोले भर के आएंगे, जो होगा देखा जाएगा। पर हमारा प्रयास रहेगा कि आपको बिना ज्यादा गहराई में उतारे हुए, ऊपरी तौर पर साधारण तरीके से, बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना ज्यादा रूल का रट्टा मारे आपको मैं इंग्लिश के काम करवा दूं। ठीक है, देखो दिक्कत क्या है मैं बताता हूं आपको। आप YouTube पर सर्च मारेंगे ना, YouTube पर आपको या फिर कहीं भी क्लासेस लगती है, वो टीचर्स आपको क्या है, अंग्रेजी का पंडित बनाने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी का आपको क्या करते हैं, पक्का वाला बहुत बड़ा ज्ञानी बनाने का प्रयास करते हैं। उसी चक्कर में आप 5, 7, 8, 10 दिन तो चलता है ठीक ठाक क्लासेस में, जो कोचिंग क्लासेस होती है वहां पर 5, 7, 8, 10 दिन तो चलता है कि ठीक ठाक बढ़िया से समझ आ रहा है। लेकिन बाद में इतने सारे रूल इकट्ठा हो जाते हैं, वो इतना बोझा रूल का हो जाता है, वो सर पे रखना पड़ता है फिर, और वो फिर सारा जाकर के मिक्स मैच हो जाता है, और रूल्स याद करने के चक्कर में वो अंग्रेजी के जो एग्जाम में आना है वो ढंग से नहीं कर पाता। ठीक है, आप बात को समझ रहे हैं मेरी को। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कोचिंग क्लासेस में या फिर कहीं भी आप अंग्रेजी पढ़ते हो, तो टीचर्स तो अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करता है। वो तो सोचता है कि भाई जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ वो सर्वगुण संपन्न हो जाए, उनकी गलती नहीं है। लेकिन होता क्या है, हम एग्जाम की प्रकृति को नहीं समझते, एग्जाम क्या चाह रहा है, उस मेंटेलिटी से अगर हम चले तो अंग्रेजी बर्डन नहीं है। लेकिन इसको अगर आप इसके रूल के हिसाब से समझने लग गए, इसके पंडित बनने की कोशिश करने लग गए विद्यार्थी जीवन में, अभी कम्पिटिटिव एग्जाम के दौर में, तो बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, कभी खत्म ही नहीं होगा। आपने एक मजाक सुनी होगी, इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज, सुना होगा। हालांकि कोई फनी वनी नहीं है, इनके भी व्याकरण होता होगा, इनका भी ग्रामर होता होगा, लेकिन ऐसा बताते हैं कि अंग्रेजी एक फनी लैंग्वेज है, इसका कोई रूल नहीं है। इसमें 2 लाइन पहले आपने कुछ पढ़ा, उसी लाइन का अपवाद आपको 10 लाइन बाद मिल जाएगा। होता है ना, देखा है ना आपने बहुत सारी जगह कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, इसमें कौन सी वर्तनी, किस शब्द को कैसे बोलना है, किसको कैसे बोलना है, कोई इनका हमको फिक्स लगता नहीं। होता होगा क्या पता, बड़े विद्वान जानते होंगे, लेकिन इन जनरल हमारे पास इसके रूल कम है, अपवाद ज्यादा है। रूल कम है, अपवाद ज्यादा है। तो अगर नियमों में फंसोगे तब तो नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इनके रूल जो है उनको बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्जाम में कैसे आएगा वैसे पढ़ेंगे। बात का मतलब समझे, जैसे मैं आपको बता दूं हम किस तरह पढ़ने जा रहे हैं। हम जो तरीके आपने YouTube पर देखे हैं या फिर आपने क्लासों में देखे हैं, उस तरीके से पूरा बर्डन लेकर के, बोझा ढोकर के सर पर फिर रवाना नहीं होने वाले। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम एग्जाम में क्या आया, एग्जाम में कैसे आएगा, उससे निकल करके रूल बनाएंगे। जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, एग्जाम में कौन सा सेंटेंस आ सकता है, एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ सकता है, उस प्रश्न के हिसाब से फिर हम उसको देख करके सोचे कि हाँ इसमें ऐसा हुआ है, तो इस तरह के सवालों में, इस तरह के सेंटेंस में
और क्या क्या बन सकता है, हम उस तरीके से चलेंगे। कोचिंग वाले क्या करते हैं, पहले लिखाते हैं, देखो गोल्डन नियम 1 या गोल्डन रूल 1, फिर उसमें क्या कराते हैं, कभी तो प्लूरल वर्ब प्लस वो करवाते हैं, कभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसा मतलब आपको प्लस प्लस करवाकर आपकी कॉपी को नियमों से भर दिया जाता है और फिर आपको करवाई जाती है एक्सरसाइज। उससे ना तो ये याद रहते हैं, भाई सिलेबस बहुत बड़ा है ना, क्या क्या याद करोगे, गणित के ट्रिक फॉर्मूला याद करोगे, जीके के सवाल याद करोगे, करंट अफेयर याद करोगे, हिस्ट्री याद करोगे, साइंस याद करोगे, क्या क्या याद करोगे। तो रूल याद करने वाली तकनीक पर तो हमको जाना ही नहीं। हमारा तरीका क्या होगा, ये तरीका नियमों वाला तरीका, जो गोल्डन रूल वाला तरीका है, ये ना हो करके एक्सरसाइज बेस्ड होगा। सवाल कौन सा एग्जाम में आ सकता है, उसको कैसे सोल्व करना है, और उसको एक को सोल्व करके हम 5 तरह के सवाल और कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो तकनीक सीखेंगे। ठीक है ना, कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो जितना हम जिसे गणित मिलाते हो ना, वैसे ही हम यहाँ पर सवाल मिलाने का प्रयास करेंगे। गणित के सवाल मिलाए जाते हैं ना, उसी तरीके से हम यहाँ पर प्रश्न को हल करेंगे। उस प्रश्न को हल करने के बाद हमको समझ आएगा कि वास्तव में इसका नियम क्या है, इसको किस तरीके से हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका हमारा रहेगा। प्रश्न के साथ में हम सवाल के नियम को जानेंगे, ना कि पहले नियम जानने के बाद प्रश्न पढ़ाएंगे। नियम जानने के बाद प्रश्न पर आने से क्या होता है, आपके दिमाग में नियम भारी होता है, प्रश्न हल्का होता है। आपके दिमाग में कब्जा किसने किया, अगर आपको सबसे पहले मान लो कोई नियम बता दे, तो आपके पहला स्तर है, वहां क्या घुसा, वहां नियम घुस गया, और जो सवाल है वो उसका सेकेंडरी बन गया। सवाल उसकी दूसरी मंजिल पर चला गया, सेकेंडरी बन गया। मतलब सवाल की अहमियत कम रही और नियम की अहमियत ज्यादा होगी अपने माइंड में, साइकोलॉजी में। इंसान का मनोविज्ञान कैसे काम करता है, उसकी तरह से वहां उलझ जाते हैं। ठीक है, हम उस नियम को ज्यादा याद रखने के चक्कर में एग्जाम में सवाल कैसे आएगा इस पर ध्यान नहीं देते। जबकि हम क्या करेंगे, हम इसमें पहले एग्जाम में कैसा सवाल आ सकता है, उसके बाद नियम को रखेंगे, ताकि सवाल जो है, जो एग्जाम्पल है, जो सेंटेंस है, जो लाइन है, वो आपके ऊपर रहे, सेकेंडरी उसके रूल अपने आप बन जाएगा। हर एग्जाम्पल को आप देखते जाएंगे, आपके सामने रूल बनता जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर। और एक और चीज, यहां मुझे आपको ना तो अंग्रेजी में एमए करवानी है, ना पीएचडी करवानी है, ना मैं खुद हूं कोई अंग्रेजी के स्पेशलिस्ट, हमको बन करके नहीं चलना। हमारा मकसद है एग्जाम का सवाल हल हो जाए। हमारा मकसद है एग्जाम का सवाल हल हो जाए। वो कैसे हो, उसमें आपको चाहे अंग्रेजी की पीएचडी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपको अंग्रेजी में एमए करके आने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ अपने को सब्जेक्ट का पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है, जनरल लिखा हुआ है, तो सवाल भी साधारण ही आएगा, तो उस अप्रोच भी अपने को साधारण लगानी है। ठीक है, तो यहाँ आप मैं ना उम्मीद करूंगा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो अंग्रेजी के, नहीं, साधारण नॉलेज जरूरी है। भाई टेंस क्या होते हैं, एएनडी क्या होता है, इज आर एंड ये क्या होते हैं, वी का मतलब क्या होता है, यू क्या होता है, इतना चीजें आपको आनी चाहिए। इतना तो आप एग्जाम देने के योग्य हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें ऑलरेडी आ रही है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में, कि सबसे पहले पटवारी वाले एग्जाम में देखते हैं, और शायद ऐसा ही कुछ आपके हाईकोर्ट वाला एग्जाम जो है ना, एलडीसी वाला, उसमें ही ऐसा ही कुछ सिलेबस है, उसमें भी अंग्रेजी आएगी, तो उसका भी अगर उसमें सेम होगा तो मिलता जाएगा। हम उसको बाद में देखेंगे। अंग्रेजी के सिलेबस देखते हैं कि पटवारी में अंग्रेजी में क्या क्या आ रहा है। 4 पॉइंट दे रखे हैं इसमें। पहला है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो टेंशन मत लेना, जरा समझ लेना सही। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। ठीक है, मेरा फोन मिला तो नहीं हुआ, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, ये पहला चैप्टर है आपके पटवारी में अंग्रेजी से आने वाला। उसके बाद है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स और करेक्ट यूसेज। करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। और इसके बाद है करेक्ट यूसेज, दोनों में
सिमिलर है, कोई ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। तीसरा है सिनोनिम एंटोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम, सिनोनिम और एंटोनिम, ये तीसरा है। और चौथा पॉइंट जो है आपके इसमें है फ्रेजेस एंड इडियम्स। फ्रेजेस एंड इडियम्स, मुहावरे वगैरह जो होता है ना इंग्लिश वाले, वो ये चार चीजें हम कहेंगे पटवारी के पेपर में आपके मिलने वाली। देखो ये वाला जो है ना कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज, अरे गद्यांश पद्यांश हिंदी में देखे होंगे आपने, वही इसको अंग्रेजी में अपन पैसेज कहेंगे। ठीक है, तो कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज, पैसेज दिया होगा। अनसीन पैसेज मतलब पहले से आपको कोई सिलेबस में बता नहीं रखा। अनसीन पैसेज मतलब कुछ भी अंग्रेजी का कोई पाठ का टुकड़ा उठाया और उसको एग्जाम में देगा, उस पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देना है। मैं सबसे आसान मानता हूं इसको, और सबसे टफ भी ये हो सकता है कभी कभी। सबसे आसान और सबसे टफ, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर इसका इलाज कराने की कोशिश करें ना तो साल 1.5 साल लग जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको सेंटेंस दिया होता है, अंग्रेजी का गद्यांश दिया हुआ होता है, उसमें से फिर आपको उसको पढ़ करके अच्छे से उसको पढ़ना है। उसके बेस पर आपसे सवाल 3 या 4 सवाल 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो वो इसका कोई इलाज नहीं है। ये आपको जैसे जैसे अंग्रेजी की आपकी समझ मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे तैयार होता जाएगा। ये कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, आपको पढ़ना होता है उसको, ठीक है, उसकी व्याख्या हमको करनी होती है कि किस तरीके से ये क्या कह रहा है, इसका भाव क्या है, इसका भावार्थ क्या है, सरलीकरण क्या है, और उसके बेस पर कुछ सवाल आपको एमसीक्यू के दे रखे होंगे। तो ये कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज हुआ। उसके बाद में करेक्शन ऑफ एरर्स। ये क्या होता है, ये होता है कोई सेंटेंस आपको दे रखा है, उसमें ये पूछा गया है कि इसका कौन सा पार्ट, इसमें गलती कहां है। करेक्शन ऑफ एरर्स, एरर्स का मतलब होता है गलती, मिस्टेक्स। ठीक है, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, सामान्य गलतियों को सही करना। सामान्य गलतियों को सही करना कैसे, जैसे कोई सेंटेंस आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको कोई सेंटेंस दे दिया, मिस्टर मेहता with his wife are Mr. Mehta with his wife are sitting in hotel। ठीक है, ये सेंटेंस आपको दे दिया, मिस्टर मेहता विथ हिज वाइफ आर सिटिंग इन होटल। अब इसको क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो इस तरीके से आपको यहां तो लिख देगा और लास्ट में लिख देगा नो एरर, वो इस तरीके से लिखेगा। तो पहला तो कर देगा यहां पर, दूसरा कर देगा यहां पर, तीसरा करेगा यहां पर, चौथा यहां करेगा, नहीं पहला यहां लिखेगा, पहला ये हो जाएगा, पहला यहां लिखेगा, 2 नंबर यहां लिखेगा, 3 नंबर यहां, 4 नंबर यहां, 5 नंबर यहां। ये इसका प्रकार है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स का। देखो मेरी नजर में तो ये है कि आपको कुछ नहीं पता हो, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं। अगर आपको थोड़ा बहुत पहले से पता है तो स्किप करके आगे बढ़िए, जहां से मैं स्टार्ट करूं वहां से कंटिन्यू कर लेना। लेकिन जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि होता क्या है करेक्शन ऑफ एरर्स, वो इसको देखे। तो करेक्शन ऑफ एरर्स क्या होता है, मैं उसका एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूं। कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है मिस्टर मेहता विद हिज वाइफ आर सिटिंग इन होटल, और लास्ट में लिख दिया नो एरर्स। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें प्रश्न जो होगा वो होगा कि आपको इस सेंटेंस में एक गलती लिखी हुई है, एक जगह गलती हुई है, उस जगह को पकड़ना है, उस पार्ट को पकड़ना है कि किस हिस्से में इस सेंटेंस में गलती हुई है। जैसे पहला हिस्सा कौन सा हो गया, मिस्टर मेहता विद हिज वाइफ, यहां एक लगाया मतलब पहला हिस्सा तो ये है। दूसरा हिस्सा इसके पहले क्या है, आर है। तीसरा हिस्सा क्या है, सिटिंग है। और चौथा हिस्सा क्या है, इन होटल है। पांचवा हिस्सा क्या है, नो एरर। मतलब अगर सेंटेंस पूरा सही है तो हम कहेंगे कि नो एरर, कोई गलती
नहीं है। ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे। अब बात को समझ गए होंगे। इस तरीके के वाक्य को ठीक करने वाले, सेंटेंस को ठीक करने वाले, या फिर सेंटेंस में गलती पकड़ने वाले ये सवाल, ये तो होता है गलती पकड़ने वाला, ये सेंटेंस को ठीक करके बताने वाला होता है। तो ये किस तरीके से हमें करना है ये हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। सिनोनिम, एंटोनिम यही होते हैं आपके क्या नाम, पर्यायवाची वगैरह होते हैं, विलोम शब्द होते हैं वो, ठीक है। सिनोनिम मतलब इसके जैसे, इसके अर्थ वाला दूसरा कौन सा शब्द है। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, इसका उल्टा क्या है, इसके विपरीत अर्थ वाला कौन सा है। फ्रेजेस एंड इडियम्स, कहावतें हैं, मुहावरे हैं, वो आएगी फ्रेजेस एंड इडियम्स में। तो ये चार चीजें जो है ये हमें अंग्रेजी में पटवारी के एग्जाम में तैयार करनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, सबसे मुश्किल अगर कहें तो ये माना जाता है, किंतु सबसे आसान भी यही है, लेकिन जिससे फोबिया लोगों में है वो ये है। करेक्ट यूसेज वाले से, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स हैं, इससे लोगों को फोबिया है और ये इनका कभी खत्म नहीं होता। हालांकि देखो लोगों को फोबिया तो इनसे भी, लेकिन इनकी परवाह नहीं करता कोई। ये भी गलत ही होते हैं इंसानों के। ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किसी को समझ ही ना आए कुछ, लेकिन इनका भी अपन इलाज करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जिसका फोबिया मार्केट में फैला हुआ है वो है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स। और एग्जाम में आपके कोचिंग वाले इनमें पन्ने भरवाते हैं, दुनिया भर के आपको रूल लिखा देंगे और फिर उन रूल को आप लिए घूमो और पढ़। अंग्रेजी के विद्वान तो बन जाओगे लोगों के सामने, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, सवाल जब एग्जाम में आएगा तो सिट्टी पिट्टी गुम होना तय होती है। तो अपन कोशिश करेंगे कि ऐसा हमारे साथ ना हो, हम कुछ ठीक कर गुजरे। तो करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स वाला चैप्टर हम आज की क्लास से शुरू कर रहे हैं। तो ऑफिशियली आपकी क्लास अब शुरू होती है, ज्ञान की बातें खत्म हुई। अब हम शुरू करते हैं कि क्या किस प्रकार का ये जो दूसरा हमारा इसमें पॉइंट था, उससे हम चीजों को शुरू करते हैं। करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, सामान्य गलतियों को ठीक करना। सामान्य गलतियों को ठीक करना ये हमारा टॉपिक है। 2 नंबर टॉपिक था ना उसमें। देखो अनसीन पैसेज नहीं करा पाऊंगा, कोई इलाज नहीं है, या अपना जो बोर्ड है इस पर संभव नहीं है करवाना। दूसरी चीज ये मैं करवाऊंगा करेक्शन ऑफ एरर्स, इतने अच्छे से करेंगे कोई गलती नहीं होगी। बढ़िया सा एक्सरसाइज करते जाएंगे, सवालों को, एग्जाम्पल को बार बार करेंगे, अच्छे से अपने आप नियम बनेंगे। हमको नियम बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एंटोनिम सिनोनिम है वो भी लिखवाएंगे, एग्जाम्पल उनके बनेंगे, बार बार उनको रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा हमारे समझ काम करेगी, वो हो जाएंगे। इडियम्स है, फ्रेजेस है, वो भी उसी तरीके से याद हो जाएंगे। जो थोड़ा माइंड अप्लाई करने का चीज है ना, वो इधर काम आएगा, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, ठीक है। तो इनको अपने को देखना है। गलतियां, एरर्स का मतलब क्या होता है, गलती। हमको गलती पकड़ना है। बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि आप बहुत बड़े विद्वान हो या ना हो, आपको साधारण तरीके से अंग्रेजी पढ़ना अगर आती है तो ये काम हो जाएगा। अगर आपको साधारण तरीके से अंग्रेजी पढ़ना आती है तो ये काम हो जाएगा, इसमें से गलती नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं ले लूंगा। अगर आपको साधारण तरीके की, ये लिखा हुआ है जनरल इंग्लिश और पटवार, ऐसा कुछ पढ़ना आता है, तो थोड़ा बहुत टेंस का नॉलेज है भाई, जब बीए पास कर रखी है, ग्रेजुएट हो, पटवारी का पेपर दे रहे हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इतना आपको पढ़ना लिखना तो अंग्रेजी में आता होगा कि लिखा हुआ क्या है, ठीक है। तब तो हम इसको आराम से कर लेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें पता है, ठीक है। ये गलतियां हम कैसे पकड़ेंगे, ये गलतियां हम कैसे पकड़ेंगे। बचपन में एक वो बाल भास्कर आती थी अखबार में, छोटी सी, इसमें कुछ चित्र बने होते थे, 2, एक इधर एक उधर, दोनों दूर से लगते थे कि वो सेम है, लेकिन थोड़ा सा नजर तेज करके देखने पर हमें उसमें से 3 या 4 या 5 गलतियां पकड़ में आती थी कि ये चीज सेम नहीं है, यहाँ कुछ गलती है। कुछ वैसा ही लॉजिक हमको, कुछ वैसा ही दिमाग यहाँ इसमें लगाना। मतलब अब यहाँ अपने पास दूसरा सेंटेंस नहीं है, लेकिन कौन से पार्ट में गलती है, कौन से, किसी एक पार्ट में गलती है तो गलती वाला पार्ट एक है, सही पार्ट कितने हैं,
3 या 4। ठीक है, तो एक पार्ट में गलती हमको पकड़ना है, उस गलती को समझना है कि किस पार्ट में गलती कर रखी है, एरर्स कर रखा है। इंग्लिश में किस तरीके से हमें उस गलती को समझ में, अंग्रेजी में कहाँ किस जगह उस पार्ट में गलती कर रखी है उसको हमें पकड़ना। ठीक है, 4-5 तरीके होंगे ये गलतियां पकड़ने के। हम पहले तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है, यहां से हम शुरू करके एक एक आगे और तरीके आएंगे कि और गलती कैसे पकड़ी जाए। तो गलती पकड़ने का पहला तरीका हम आज इस क्लास से शुरू करने वाले हैं। पहले मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूं और मैंने फोटोकॉपी की है किताब से, मैं आपको एग्जाम्पल से करवाने वाला हूं। मैं आपको पहले रूल नहीं पढ़ाऊंगा। पहले रूल पढ़ाने से मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाएगा आपके सामने रूल्स का, और 3 या 4 घंटे के बाद आपको लगेगा कि अब ये याद करना मुश्किल है, और इनके चक्कर में बाकी वाला पोर्शन जो है पूरे सिलेबस का वो खराब हो जाएगा। इसलिए अपन एग्जाम्पल की सहायता से रूल समझेंगे, ना कि रूल की सहायता से एग्जाम्पल। क्लियर? चलिए, एक सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और उसके बेस पर अपन इस क्लास की अच्छे से शुरुआत करते हैं। सेंटेंस जो है वो है, मिस्टर मेहता with his wife were present at the स्टेशन। और ये हो गया सेंटेंस। अब इसने टुकड़े किए हैं। अब इसमें टुकड़े किए हैं। पहला टुकड़ा तो इसने यहां कर दिया। मैं जिस शब्द के आगे ब्रैकेट करके लिख रहा हूं 1 2 3 4, इसका मतलब है कि नंबर 1 में क्या है, इतनी सी चीज, सवाल नंबर 1 मान लो। ठीक है, दूसरा पार्ट इन्होंने कर रखा है यहां पर, यानी कि ये वाला पार्ट, मतलब कि दूसरा पार्ट ये है। तीसरा पार्ट इन्होंने कर रखा है यहां पर। चौथा पार्ट इन्होंने कर रखा है यहां पर, और 5वें पार्ट में इन्होंने लिखा है नो एरर। ये भी बहुत खतरनाक है। देखते हैं, ये इन्होंने इसमें हमको सेंटेंस दे दिया, मिस्टर मेहता विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, नो एरर्स। ठीक है, इस सेंटेंस को देख करके हमें यह पता करना है कि इसमें गलत पार्ट कौन सा है। क्या ये पार्ट गलत है, या फिर ये वाला पार्ट गलत है, या फिर ये वाला पार्ट गलत है, या फिर ये वाला पार्ट गलत है। ठीक है, ये इसमें, और अगर कोई पार्ट गलत नहीं है तो फिर हम आंसर किसको बताएंगे, नो एरर्स। ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे। हमने तो रूल नहीं पढ़ा है, कोई भी रूल नहीं पढ़ा है। हमने पहले ये तो समझा कि एग्जाम में भाई आएगा कैसा। एग्जाम में ऐसी एक चीज आएगी जिसमें आपको पता करना है कि इस सेंटेंस के कौन से भाग में गलती छुपी हुई है। 5 हिस्से दे रखे हैं, 5 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा, इन 4 में से, 5 तो छोड़ो, इन 4 में से कोई एक पार्ट गलत है, या फिर चारों ही सही है। अगर चारों सही है तो फिर नो एरर आ जाएगा, और अगर एक गलत है तो आपको यह करना है कि इनमें से एक उस गलत को ढूंढना है। क्लियर? अब हम वो एक गलत ढूंढने निकलेंगे कि कैसे उस एक गलत को ढूंढना है। अब देखो, इतना आप दिमाग लगाओ कि मिस्टर मेहता लिखा हुआ है, तो इसमें क्या गलती हो सकती है? स्पेलिंग वाली गलतियां तो है नहीं, तो इसमें कोई गलती है नहीं है, तो ये तो क्या है, फॉर अपन ऐसे कच्चे दिमाग से चल रहे हैं, लेकिन रूल नहीं पढ़ा, कोई अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चल रहे हैं ऐसे। मिस्टर मेहता, इसमें कोई गलती नहीं लग रही है आपको, छोड़ो। विद हिज वाइफ, जो जिसके साथ होगा वो ऐसे ही लिखेगा, तो ये भी हमको ठीक लग रहा है। ठीक है, वर प्रेजेंट, अब 2 बचे, या तो दोनों सही है या दोनों में से एक गलत है, इतनी सी बात है ना। चलो, वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, अब इन दोनों में हमको देखना है। एट द स्टेशन में कोई गलती आपको नजर आ रही है? नहीं आ रही है ना। एट द ऊपर, स्टेशन के ऊपर खड़े हैं, तो एट द स्टेशन ये वाला भी ठीक है। गलती किसमें है? इसमें है, या तो है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर ये करना पड़ेगा, है तो फिर ये गलती हो जाएगी।
अब वो गलती कैसे पकड़ते हैं वो हमको देखना है। इसमें गलती कहाँ है, यहां गलती। देखो ये आप कहोगे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये गलती है कि नहीं, ये आप अब डेवलप होगी। एक सेंटेंस में आपको सही कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलती क्यों है। अभी तक आपको नहीं पता कि ये गलत था या नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट का कौन सा हिस्सा गलत है, तो मैंने इस पे गोला कर दिया कि ये जो वर लिखा हुआ है ये गलत है, इसमें गलती है, इसकी जगह क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, और आगे से ऐसी कोई मोड़ आए, इस तरह का सेंटेंस आए तो क्या ध्यान रखना है। तब आपको ठोकर खाने के बाद मालूम पड़ेगा कि गलती क्या है। इंसान ठोकरों से ज्यादा सीखता है, समझ में आई बात। गलती करोगे, गलती होगी, वहीं से हम सीखेंगे कि हाँ ऐसी गलती मुझे दोबारा नहीं करनी, और अंग्रेजी में भी हमें यही करते जाना है। सेंटेंस देखेंगे, हमें लगेगा कि हाँ ये गलती यहां है, ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी, इस गलती से हम ये सबक लेते हैं। तो हर एक गलती से, हर एक सेंटेंस से हम सबक लेते जाएंगे, और ऐसे 100, 150, 200 सेंटेंस के बाद चैप्टर क्लियर हो जाता है। एक्सरसाइज करना, आप घर पे आकर अंग्रेजी की किताब पढ़ी होगी, गाइड पढ़ी होगी, उसमें से देखना और मिलाना सवालों को पेपर्स में से, जो आपको इसमें कॉमन एरर्स के सेंटेंस दे रखे होते हैं उनको देखना, आपको समझ में आएगा कि कोरे रूल्स रटने से, रूल्स का रट्टा मारने से एग्जाम में वो रूल्स नहीं आने वाले हैं। क्या एग्जाम में आपको ऐसे पूछेगा क्या कि वर्ब कब लगता है कब नहीं लगता है, पूछेगा कि किस टेंस में आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है वर्ब की, किस टेंस में आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ऐसा नहीं पूछता ना। क्या एग्जाम ऐसा पूछता है कि यूनिवर्सल चीजों के पहले दे लगाते हैं, नहीं पूछता। एग्जाम तो आपको बिल्कुल सेंटेंस के अंदर उसका उपयोग कहाँ है, उसका यूज कहाँ है, इसी तरीके से पूछेगा। तो हम इसी तरीके से शुरुआत करेंगे और इसी के अंदर गलती ढूंढेंगे और उस गलती के पीछे का कारण समझेंगे। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लगाकर शुरू करें, हेडिंग लगाकर शुरू करें। इसको मैं सेंटेंस को ऐसे रहने दे रहा हूं, अब आप हेडिंग लगाएं, ऊपर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। हेडिंग लगाकर शुरू करें। सिंटेक्स वाली गलतियां। देसी भाषा में अपने को कोई स्टैंडर्ड कायम नहीं करना है। मुझे अंग्रेजी का कोई प्रखांड पंडित या टीचर नहीं कहलाना है, ना आपको अंग्रेजी का कोई विद्वान कहलाना है। हमारा मकसद है एग्जाम में सवाल शुरू कर। तो देसी भाषा में जैसे समझ में आए वैसे लिख लें, सिंटेक्स वाली गलतियां। अब सिंटेक्स का मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है हिंदी में वाक्य विन्यास। इसका मतलब होता है वाक्य विन्यास। वाक्य का जो फॉर्म होता है उसमें देखना, ठीक है। वाक्य की सजावट जो होती है ना वो किस तरीके से, उसमें कहां गड़बड़ है। तो सिंटेक्स वाली गलतियां। इसका दूसरा आपको और देसी भाषा में समझू तो ये वाला पार्ट कौन सा है? वर्ब वाली गलतियां। क्या लिखोगे आप? इसके नीचे लिख लो चाहो तो, ये लिख लिया। इसके नीचे इसको क्या लिखोगे? वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वाली गलतियां। गलतियां कई प्रकार से होगी, या तो वर्ब में गलती होगी, या फिर मान लो यहां कुछ गलती हो जाती है ना, प्रीपोजिशन में गलती हो जाती है, आर्टिकल की गलती हो सकती है, एडवर्ब की गलती हो सकती है, किसी कंजक्शन की गलती हो सकती है, बहुत सारी गलतियां। हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं वर्ब वाली गलतियां। हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वाली गलतियां। बिल्कुल देसी भाषा में लिखो, सही रहेगा, वापस याद करने में गड़बड़। क्योंकि देखो ये तो पूछने वाला नहीं है कि बताओ वर्ब वाली कौन कौन सी गलतियां होती है, ऐसा तो कभी पूछने से रहा। तो ये तो हमको देसी भाषा में समझते जाना है। मेन हमारा जो मकसद है, जो सेंटेंस आएगा जिसमें गलतियां आएगी उनको ढूंढना है और एबे में से गोला भरना, लिखना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ये सेंटेंस हमने पढ़ा, मिस्टर मेहता विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। ये सेंटेंस है, 4 हिस्से इन्होंने कर रखे हैं, 5वां हिस्सा मतलब नो एरर्स बताया। तो हमने इसको पढ़ा, मैंने आपको कहा कि ये गलती कहां है? वर्ब में है। इसकी जगह क्या आना चाहिए? हर सेंटेंस में अपन यही करेंगे, जो वर्ड गलत होगा उस पर गोला करेंगे, उसके नीचे तीर का निशान बनाकर क्या आना चाहिए वो लिखेंगे।
इसके नीचे वाज लिखा, और फिर अगर आपको रीजन पता है तो बेस्ट है, अगर नहीं पता है तो लिख लो क्यों। क्यों मिस्टर मेहता एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए वाज आएगा, इसलिए वाज आएगा। आपका दिमाग कुछ चला होगा कि सोच रहे होंगे कि भाई साथ में पत्नी भी तो है, दो हो गए ना मिलकर के। आप सोच रहे होंगे ना भाई ये वर्ग तो सही होगा आपके हिसाब से, पहले तो आपने वर्ग को सही मान रखा होगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि वर्ग तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेहता एक है और उसकी वाइफ दो लोग हो गए, तो फिर वर आना चाहिए। लेकिन सही क्या है, क्या आएगा, वाज आएगा। क्यों आएगा, अब ये बात समझो। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वाली गलतियां, इसके बारे में अब आप चाहो ना तो रूल बनाकर अब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको एक गलती होने की जगह मालूम पड़ेगी कि यहां ऐसी गलती होती है। अब आप चाहो तो रूल बनाकर लिख लो। यहां वर्ब नहीं आना चाहिए, यहां पर वाज आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि मिस्टर मेहता क्या है, अकेले हैं, एक वचन है। अब अगली बार वापस आप कहोगे कि साथ में बीवी भी तो है, साथ में वाइफ भी तो है, और एक दो में दो हो गए, और दो तो खुद बहुवचन होते हैं, तो फिर वर सही है। लेकिन आएगा क्या, वाज आएगा। क्यों आएगा, अब ये बात सुनिए। इस पूरी कॉमन एरर्स वाले सवालों में एक बात गांठ बांध कर रख लेना कि आपको क्या करना है। वो जो सेंटेंस आप पढ़ोगे ना, उस सेंटेंस में, जो सेंटेंस आप पढ़ोगे उस सेंटेंस में वर्ब वाली गलती या जो होगी, आपको ध्यान रखना है कि वर्ब क्या आएगी, कर्ता के हिसाब से आएगी। उस सेंटेंस में किसको कर्ता बनाकर के बात कही गई है, आदमी उसमें कितने हैं उससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। इस सेंटेंस में व्यक्ति दो है, मेहता खुद है, उसकी वाइफ है, हमें उससे लेना देना नहीं है 50-60 कितने ही होना। हमें यह ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें यह ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस आपके सामने एग्जाम में दिया हुआ है वो सेंटेंस कर्ता किसे मान रहा है। उस सेंटेंस के आदमी नहीं गिनने आपको, क्लियर। वो सेंटेंस कर्ता किसे मान रहा है, वो सेंटेंस सब्जेक्ट किसे मान रहा है। तो हमारा ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस का मतलब समझ जाओ। अब अगर हिंदी में इस सेंटेंस का मतलब अपने आप में समझ जाओगे तो गलती कभी भी नहीं करोगे। तो कॉमन एरर्स के सवालों में अगर उस सेंटेंस को समझ गए, सेंटेंस के कहने का मतलब समझ गए, तो आधी लड़ाई तो वैसे ही जीतो। अब ये सेंटेंस है, इसका मतलब हमें समझना है, मिस्टर मेहता विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, यानी कि एक मेहता नाम का व्यक्ति है, अपनी पत्नी के साथ स्टेशन पर उपस्थित है, स्टेशन पर उपस्थित था, सॉरी वर है तो था, ठीक है। तो मिस्टर मेहता अपनी पत्नी के साथ स्टेशन पर उपस्थित था, यानी ये सेंटेंस मेन जोर किस पे दे रहा है, मिस्टर मेहता को कर्ता बना करके चल रहा है। मिस्टर मेहता इसमें कौन है, जो उपस्थित होने की बात है ना, वो मिस्टर मेहता के लिए हो रही है, उसकी वाइफ तो उसके साथ है, जुड़ी हुई है उससे। तो यहां पर आपको इनको दो मत गिनना, जब भी विद लगाकर कुछ आए तो आपको जो वर्ब है वो किसके हिसाब से माननी है, इसके पहले वाले व्यक्ति के हिसाब से माननी है। रूल क्या बन गया, जब भी किसी व्यक्ति के साथ में विद लगा हुआ हो, जब भी किसी के साथ में विद लगा हुआ हो, तो जो वर्ब आएगी आगे वो विद के बाद वाले से नहीं आएगी, जबकि सबसे पहले जो मेन आदमी है उसके साथ में आएगी। क्लियर बात, यानी यहां पर मेहता क्या है, एक वचन है, तो वर ना आकर के वाज आएगा, वर ना आकर के वाज आएगा। क्लियर, तो ये बात क्लियर हुई। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं, इसी की तरह, एग्जैक्ट इसी की तरह देख लेते हैं। आई आई विद माई बेस्ट फ्रेंड। अब मैंने वो
पोर्शन नहीं बनाया, आपको सीधी इसमें गलती पकड़नी है। आई विद माई बेस्ट फ्रेंड वर प्लेइंग लूडो। यहां पर भी गलती कहां है, इसी में तो है, क्योंकि बात रूल समझ में आया। यहां पर आपको कर्ता पकड़ना है, ये मुख्य काम करने वाला व्यक्ति ये है। माई बेस्ट फ्रेंड इस वर्ब इस पूरे सेंटेंस में कर्ता के रूप में नहीं है, आई जो है वो कर्ता के रूप में है, तो आई विद माई बेस्ट फ्रेंड इसको क्या करेंगे, इसको वाज करेंगे। ठीक है, आपको आदमी गिनने वाली गलती नहीं करनी कि 2 जने हो रहे हैं तो वर्ब जो है वो भी बहुवचन वाली रख जाएगी, नहीं। इस सेंटेंस को कह कौन रहा है ये समझो आप। आई मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ खेल रहा था, तो मैं मेरे लिए कह रहा हूं ना, एक व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, और सेंटेंस देखते हैं। अगर इसको मैं ऐसे चेंज कर दूं, इसको मैं ऐसे चेंज कर दूं, आई विद माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट, ये भी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वही देखो, वही गलती फिर आ गई। यहां पर क्या आएगा, एम आएगा। आई विद माई फ्रेंड्स एम प्लेइंग क्रिकेट, यानी कर्ता कौन है उसके हिसाब से आएगा, ना कि इनके हिसाब से। बात समझे? तो जिस भी व्यक्ति के साथ अगर साथ में विद जुड़ा हुआ है तो वो सेंटेंस, उसमें जो वर्ब है वो उस कर्ता के हिसाब से आएगी, ना कि उसके आगे विद के साथ में लगी चीजों के हिसाब से। क्लियर? ये सेंटेंस आपने देखे, पहला इसमें देखा। अगले एग्जांपल आप और लिख लीजिए, इनको लिखेंगे, उसके बाद हम 1-2 एग्जांपल और करेंगे, ताकि इस प्रकार के सवालों से गलतियां होने के चांसेस पूरी तरह खत्म हो जाए। अब अगर रूल लिखना चाहें, अब यार दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। इस सेंटेंस को देखो, अगला सेंटेंस है, कुछ नहीं किया, सिर्फ वही हमने वही चीजें कर रखी है, कुछ नहीं किया, बस सिर्फ वही कर रखा हमने, और लास्ट में लिखा नो एरर, सिर्फ वही किया हमने। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 3 है, ये पार्ट नंबर 4 है, और पार्ट नंबर 5। क्लियर? चिल्ड्रन विद मिस्टर मेहता वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। यहां अब आपको समझना है, अब सेंटेंस में देखो कहां गलती है, या गलती है या गलती नहीं है। अब देखो, अब इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखो, चिल्ड्रन, अरे बच्चे तो अपने आप में बहुवचन है, तो ये जो वर है ना, ये इन बच्चों के हिसाब से आएगा। यानी कि ये वर जो है, ये वाली वर्ब जो है ना, ये इस वाले कर्ता की, यहां कौन सबसे पहले कौन है, इस विद के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, इससे मतलब नहीं है। देखो यहां वाज आया था, लेकिन यहां बहुवचन आ गया पहले, चिल्ड्रन और बच्चे, तो ये क्या हो गया, वर हो गया, पूरा सेंटेंस सही। तो सही कौन सा होगा, नो एरर। तो एक चीज समझ में आई, विद के पहले जो लिखा हुआ होता है उसके हिसाब से आपको चलना है। रूल क्या बनेगा? अब आप रूल बनाना चाहो तो बनाना, लेकिन मैं समझता हूं कि रूल की आवश्यकता नहीं है। कितने रूल याद करोगे? प्लस 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 लगवा के बच्चों की कॉपियां भर दी जाती है और वो उससे कुछ निकाल नहीं पाते। फिर भी हम देखते हैं रूल क्या बन सकता है। सब्जेक्ट प्लस विद प्लस कोई नाउन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, जो वर्ब आएगी वो वर्ब इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी।
वो यहाँ वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, इसका कोई रोल नहीं होगा। तो जब भी साथ में वर्ब विथ लगा हुआ हो तो ये समझना कि उसमें जो क्रिया आएगी आगे, वाज वर जो भी आएगा वो उस मेन सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, उसके साथ में लगे वाले के हिसाब से नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने पहला सेंटेंस देखा। इसको इसके जैसे जो भी होंगे उनमें आप यही काम करोगे, इतना आपको इस रूल के हिसाब से याद करना है। एक और सेंटेंस दिखाता हूं, फिर आप और समझेंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा सेंटेंस देखते हैं अपन। A large number of students has applied for the job ये 3 नंबर है इन द नेवी। ये 4 नंबर है और फिर नो एरर। ठीक, रूल लिखने की जरूरत नहीं है, ठोकर खा के इंसान अपने आप समझ जाता है। ठोकर खाने के बाद इंसान अपने आप समझ जाता है। और पहले सेंटेंस से आप समझ गए, आप मन ही मन समझ गए कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले सेंटेंस से, पिछले वाले से आप अच्छे से समझ गए कि मुझे क्या करना चाहिए। किसी को बताया चाहे नहीं बताया, इंसान ठोकर खाने के बाद अपने आप समझ जाता है। यहाँ एक ठोकर और खा लेते हैं और समझेंगे, है ना। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी, नो एरर। और ये है 5वें नंबर पर। इसमें क्या एरर है, इसमें किस पार्ट में गलती है, हमें ये तो मालूम पड़ेगा कि हम जो वर्ब वाली गलतियां देख रहे हैं ना, तो हमें फिलहाल के लिए इसी पार्ट पर फोकस करना है। फिलहाल हमें बाकी सबको छोड़ना है, उनकी गलतियां बाद में, बाकी सब सही है। इसमें जो गलती होगी ना वो इस वर्ब वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट में ही होगी। ठीक है, तो ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां गलती, अभी फिलहाल हमको क्या फोकस करना है, इस वाले पार्ट में गलती है या नहीं है। ठीक है, तो ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज, अब ये हैज यहां पर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए ये हमको देखना है, या फिर कोई और आना चाहिए, हैव आना चाहिए, हैज आना चाहिए, हमको इस पर फोकस करना है। ठीक है, बाकी सारे पार्ट सही है क्योंकि हम वर्ब वाली और हेल्पिंग वर्ब वाली गलती पकड़ रहे हैं। ठीक है, अब आपको वही काम करना जो मैंने पिछली बार बताया था, पिछले सेंटेंस में बताया था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस में काम किससे करवाया जा रहा है, इस सेंटेंस में काम को करने वाला कौन है, काम के संबंध में किसके लिए बात की गई है, क्या वो एकवचन है या बहुवचन है, आपको सिर्फ इतना सा याद करना। ठीक है, तो इस सेंटेंस में यहां पर ए देख के इसको एक मत मान लेना, यहां पर आपको ए दिख रहा है, ये एक नहीं है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने, तो विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स मतलब कि ये क्या है, फॉर्म भरने वाले, अप्लाई करने वाले कितने लोग हैं, बहुवचन है। हालांकि बहुवचन तो पहले सेंटेंस में भी थे, लेकिन उस सेंटेंस का कर्ता बहुवचन नहीं था। वाइफ जो थी ना वो साथ में वो निष्क्रिय थी, उसका कोई रोल नहीं बताया जा रहा था। सेंटेंस मिस्टर मेहता के लिए बात कर रहा था। यहां जो सेंटेंस है वो सभी लड़कों के लिए बात कर रहा है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि ये सेंटेंस का जो भाव है वो सभी लड़कों को साथ लेकर के चल रहा है। ये जो फॉर्म अप्लाई करने की बात हो रही है ना नेवी में, ये सभी लड़कों के द्वारा हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर जो है बहुवचन के लिए आनी चाहिए, हेज तो एक वचन के लिए आता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हैव अप्लाइड, ना कि हैज अप्लाइड। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो इस तरीके के सवाल, अब यहां अगर मैं चाहे कुछ भी कर दूं, भाई समझ में आई ना। पिछली बार क्या मिला आपको गोल्डन रूल कि विद के फलाना फलाना विद फलाना विद फलाना विद जो भी आए तो जो पहले वाला ना करता उसके हिसाब से लगानी है, पहली ठोकर तो उनको वो सीख मिली। इस वाले सेंटेंस में ठोकर खाने के बाद हमको क्या ज्ञान मिला
कि ए लार्ज नंबर ऑफ लिखा हुआ हो और उसके बाद में अगर बहुवचन आए तो वर्ब जो है इसके हिसाब से होगी, क्योंकि सेंटेंस का कर्ता ये है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ कुछ भी लिख दे, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल कर दे, ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स कर दे, देख लो अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से ही देख लेते हैं ना, अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से ही देख लेते हैं, जो दिल्ली में चल रहा है उसके हिसाब से देख लेते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स is protesting in Delhi, protesting for या अगेंस्ट कर लो, अगेंस्ट फार्मर बिल इन न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर करके नो एरर कर दिया। पिछले वाला एग्जाम्पल उसका कॉपी लगा दिया, कुछ नहीं करना। ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, पिछली बार क्या लिखा हुआ था, स्टूडेंट्स लिखा हुआ था। इसका मतलब कि आगे जो फॉर्म आएगी वो इसके हिसाब से आएगी, तो बहुवचन है, फार्मर्स है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर इज ना करके आर आ जाएगा। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। मतलब पहले सेंटेंस से हमने सीखा कि विद साथ में जुड़ा हुआ हो, तो पिछले वाले के हिसाब से अपने को देखना है कि मेन सब्जेक्ट कौन है उसके हिसाब से लगाना है। यहां हमको क्या मिला, ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, मतलब कि ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स यानी कि शुरू में अगर ए लार्ज नंबर ऑफ लिखा हुआ हो तो उसके साथ में जो भी जुड़ेगा, यानी कि बहुवचन जुड़ गया तो उसकी जो क्रिया बनेगी, उसकी सहायक क्रिया बनेगी, वो भी उसी के हिसाब से लगेगी। अब ये फार्मर क्या है, एक वचन है, क्या नाम बहुवचन है, तो इसमें आर लग जाएगा, इज नहीं लगेगा। अब आपको इज और आर क्या होता है यही नहीं पता ना, तो आपको बहुत बहुत बड़ा परिणाम होना चाहिए, आपके लिए अंग्रेजी नहीं बनी है। लेकिन मैं समझता हूँ आपको पटवारी का एग्जाम दे रहे हो तो पता है, कोई बिरला ही एकादा होगा आप में से ऐसा महामूर्ख जिसको नहीं पता हो, बाकी सबको पता, लगभग मुझे पता है कि आपको पता है। ठीक है, इस प्रकार से नंबर, आपको ये रूल समझ में आया, रूल याद करने की जरूरत नहीं। इस तरह का जो सेंटेंस आएगा उसमें ध्यान रखना है कि क्या लगेगा। क्लियर, अगली और चलते हैं, अगला अगर कोई सेंटेंस देखते हैं उसके हिसाब से फिर अपने आप रूल बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज, और इन्होंने इसको एग्जाम्पल दे दिया, ये 3 नंबर सवाल नंबर है। ठीक है, ही इज वन ऑफ द पर्सन्स he is one of the persons who he is one of the person who is there, ये इन्होंने इसको बनाया 3 नंबर। always against bad activity, always against bad activity, और फिर इसको दे दिया इन्होंने 4 नंबर और नो एरर लिख के दे दिया 5 नंबर। ठीक है, इसमें हमको गलती पकड़नी है कि इसमें गलती कहां है। ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। देखो बार बार करोगे ना तो पहली बार में सेंटेंस पढ़ते ही अटपटा लगेगा, मुझे सेंटेंस पढ़ते अटपटा लगेगा, मुझे पता है गलती कहां है। इतनी अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ आएगा कि कहां गलती है। लेकिन अपने को वही मैंने कहा ना, अपने को गलती ये वाला क्या कहता है, वर्ब वाली गलतियां पकड़नी है, हेल्पिंग वर्ब वाली गलतियां पकड़नी है। तो ही इज में से क्या दिक्कत है, ही के साथ इज लगा हुआ है, इजी लगता है। ठीक है, वन ऑफ द पर्सन्स हु इज
ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। तो पहला प्रयास तो आप हमेशा क्या करोगे, जब भी इस तरह के सवाल आए ना, तो अपनी ओर से उस सेंटेंस की हिंदी ट्रांसलेशन करने का प्रयास करना, ताकि आप देसी तरीके से उसका आंसर निकालने में सक्षम हो जाओ। हमेशा प्रयास करना कि आपको ये एक तरह से आपको ट्रिक बना लो इस चीज की, कि जो भी सेंटेंस है ना वो कहना क्या चाह रहा है, अगर आपको ये समझ आ गया तब भी काम हो जाएगा। कोई आपको रूल याद ही नहीं करने, अगर आपको वो सेंटेंस बात क्या है, किसके बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है, इसमें किस आदमी का क्या रोल है, इतना आपको समझ पड़ गया तब भी काम हो जाएगा। पहले इस सेंटेंस में देखते हैं कि कहना क्या चाहता है। ही इज वन ऑफ द पर्सन्स, वह उन व्यक्तियों में से एक है। ही इज वन ऑफ द पर्सन्स का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति है, वह उन व्यक्तियों में से एक है जो बुरी गतिविधियों को, एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि, बुरे काम है ना, वह बुरी गतिविधियों के हमेशा विरुद्ध है। वह ये विरुद्ध रहता है, ये विरुद्ध होता है या विरुद्ध है। तो वह, हम कहते हैं ना भाई, मैं तो उन आदमियों में से हूं जो हमेशा गलत चीजों के विरुद्ध खड़ा रहता हूं, ऐसा बोलते हैं ना अपन हिंदी के अंदर। तो वैसा ही भाव यहां है, ठीक है। यहां क्या बोल रहा है कि वो कोई व्यक्ति है, कि वह उन व्यक्तियों में से है जो हमेशा गलत चीजों के खिलाफ, गलत चीजों के अगेंस्ट होता है, गलत चीजों के अगेंस्ट खड़ा रहता है, या गलत चीजों के अगेंस्ट बोलता है, ऐसा ही भाव कहना चाह रहा है। तो यहां अपने को गलती देखो इसमें तो है नहीं, बाकी में गलती हमको अभी पकड़नी नहीं है। अभी क्या है, इस पार्ट को हमें चेक करना है कि ये हु के बाद में इज लगा हुआ है, ये सही है या गलत है। तो हु इज, अब देखो ये हु किसके लिए है, सिंपल सी बात है भाई, इज है ना, इज किसके लिए यूज होगा, इज होगा कर्ता के लिए यूज। ये वाला इज किसके लिए यूज होगा, कि ये किसके लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में जो बात है ना, वो बात किसके लिए की जा रही है। ये जो यहां जो ये इज यूज किया है, ये किसके संदर्भ में यूज किया है, वह इन व्यक्तियों के संदर्भ में किया है, कि उन पर्सन्स में से हैं, उन व्यक्तियों में से हैं, यानी कि ये जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों में से है जो हमेशा गलत के खिलाफ खड़े होते हैं। तो ये जो हु आया है ना, ये इस ही के लिए ना आकर के इनके लिए आया है। कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है, इस सेंटेंस में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, नए नए लोगों के लिए सेंटेंस गलती करवाएगा, बहुत सारे लोग यहां पर गलती करेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो हुआ है, हु के बाद में जो इज आया है, वो इसके लिए ना आकर के इनके लिए आया है, ठीक है। ही इज वन ऑफ द पर्सन्स, वह उन व्यक्तियों में से एक है। अब यहां हु के बाद में जो बात चल रही है ना, ये इस ही की नहीं चल रही है, इस ही को तो इनमें से एक बना दिया, और ये सारे व्यक्तियों के लिए ये हु जो आया है, ये इन उस प्रकार के सभी व्यक्तियों के लिए आया है जो गलत आदतों के खिलाफ बोलते हैं, या हमेशा गलत आदतों के खिलाफ रहते हैं, हमेशा गलत आदतों के खिलाफ बात रखते हैं। तो ये हु जो है, ये अगर ही के लिए आता तो आप इज लगा देते, लेकिन ये हु जो है सेंटेंस में किसके लिए आया है, इन सभी उन व्यक्तियों की तरह है, तो उन व्यक्तियों के लिए आया, इसलिए यहां पर क्या आएगा, आर आएगा, न कि इज आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये सेंटेंस, मुझे पता है, कई लड़कों को, कई लड़कियों को ऐसा लगेगा कि यहां पर ये हु तो इस ही के लिए आया है, लेकिन ध्यान रखना इस सेंटेंस में जो ये हु है, ये कभी भी इसके लिए नहीं आता, ये यहां जो व्यक्ति लिखे होते हैं उनके लिए आता है। सबक क्या मिला ठोकर खाने से, ये समझे कि यहां जो हु आता है ना, इस हु के हिसाब से यहां वर्ब लगती है, और ये जो वर्ब है, ये हु जो आया है, ये ना कि इसके लिए आया, बल्कि किसके लिए आता है, वन ऑफ द पर्सन्स के लिए आता है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब अपन सही सेंटेंस लिखेंगे ना, 3-4, एक बार सबक लिया उसके बाद 2-3 सही सेंटेंस लिख लेंगे, ताकि अपनी हैबिट हो जाए कि हमको सेंटेंस कैसे समझना है, ठीक है।
आई एम वन ऑफ द पर्सन्स हु आर वेजिटेरियन। भाई आपकी क्लास में मान लो 50 लोग हैं, आपकी क्लास में 50 लोग हैं और वो 50 लोग में से कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है, और आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्या हो, तो आप क्या कहोगे, मैं उन व्यक्तियों में से एक हूं जो वेजिटेरियन है। यही बनेगा ना सेंटेंस। अब आप और क्लियर हो जाएगी बात। ये सेंटेंस देखो, अगर आपकी क्लास में 50 लोग, मैं तो कहूंगा कि आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया ना, तो कॉमन एरर्स कोई बड़ी बात नहीं है। खासकर ये वाला जो पार्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब वाला, वर्ब वाला, ये तो चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। आपको सेंटेंस का मतलब और बात, क्या बात चल रही है, किसके बारे में चल रही है, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो गलतियां नहीं होगी। इस सेंटेंस को समझते हैं। आई एम वन ऑफ द पर्सन्स हु आर वेजिटेरियन। मैं उन व्यक्तियों में से एक हूं जो वेजिटेरियन है, जो शाकाहारी है। आपसे कोई पूछ ले आपकी क्लास में कि किस प्रकार के लोग हैं, तो आप कहोगे कुछ लोग मांस खाते हैं, कुछ लोग मांस नहीं खाते हैं, कुछ लोग शाकाहारी है, कुछ लोग मांसाहारी है। फिर आपसे पूछे कि आप कैसे हो, तो आप एक सेंटेंस बना करके कहें कि मैं उन व्यक्तियों में से एक हूं जो मांस नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी है। जो शब्द जो आया है ना, ये जो का मतलब ये हु है। इसकी हिंदी देख लो चाहो तो, मैं उन व्यक्तियों में से एक हूं जो शाकाहारी है। क्लियर? तो ये जो है ना, ये किन के लिए, बात समझ में आई आपको? ये जो है ये किसके लिए? इन सभी लोगों के लिए है जो शाकाहारी है। तो ये सभी लोग देखो ज्यादा हो गए ना, इसलिए क्या आया, आर। ये हु जो है ना, ये हु इन पर्सन्स के लिए है, और ये पर्सन्स क्या है, बहुवचन है, व्यक्ति बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो इनके लिए क्या आया, आर। अब आपको समझ में आया कि वन ऑफ द पर्सन्स, इस प्रकार से अगर कुछ आए, आई एम वन ऑफ द पर्सन्स, ही इज वन ऑफ द पर्सन, ठीक है, तब अगर ऐसा आए तो आपको हमेशा क्या करना है, बहुवचन की ओर जाना। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब भी आए आपको क्या करना है, बहुवचन की ओर जाना है। ये तीसरा सेंटेंस हमने देखा, और देख लो। Who like you are one of the persons who like cricket। तुम उन व्यक्तियों में से एक हो जो क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। वही यह गलत है या सही है? ये सही है। क्यों है? क्योंकि ये किसके हिसाब से आएगा, हु के हिसाब से आएगा, और हु किन के लिए आया है, बहुवचन के लिए आया, और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सिंपल सी बात है, लाइक अपनी जगह सही है। यहाँ लाइक्स करके मत आना, ये वाला भी सही। मतलब ये जो आएगी ये हु के हिसाब से आएगी, जो हु खुद किसके हिसाब से आया है, इस पर्सन के हिसाब से आया। इस प्रकार से आपको ये सबक सीखते जाने हैं। उम्मीद करूंगा आपको आज की क्लास ठीक लगी। बताना कोई अगर और चीज मेरे पढ़ाने में कोई अगर चीज मिस रही हो, या फिर आपको कुछ तरीका चेंज करवाना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बताइएगा। इस क्लास में इतना ही करेंगे। बाकी और भी सेंटेंस बहुत सारे हैं, बहुत सारी इसमें गलतियों को किस तरह से ठीक करना है, एग्जाम्पल के साथ में धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करते जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।